और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं। अब वो उन्होंने एक शर्त लगा दी है। यार ये क्या कह सकते हैं। तो जब ये इन इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले तो ये जो ब्रैड शर्मन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश ए मोहम्मद है पहले तो उन्हें बैन करो। चीजें बैकफायर करती हैं। ये कूड़े के ढेर में पैदा होते हैं, कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस एरिया को टेक ओवर करने की ये कोशिश करते हैं। 1400 सालों से यही चल रहा है। आईएमएफ क्या कर रहा है? अब आईएमएफ उनको कह रहा है कि हम कोई बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर हम हमेशा आके जब इनसे कोई चीज मांगते हैं तो ये फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे। हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। हर सऊदीया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे। तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरिया चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को यह जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। Why are we asking the Americans for weapons which A we can't afford? कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली है कि 45% पाकिस्तानी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन रह रहा है। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाई के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे एस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर, ये असल हमारी प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान का कोई भी मंत्री अगर कहीं पर भी जाता है और उसकी किसी भी क्षेत्र में बात होती है, या फिर मान लीजिए IMF से बात होती है, या फिर किसी भी तरीके की बात होती है, तो अब इंटरनेशनल जो लॉबी है या फिर क्या कि इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूशंस है वो सब यही पहले क्वेश्चन करते हैं कि भाई सबसे पहले ना आप जो ये आतंकवाद वाली सिचुएशन करते हो ना उसको सबसे पहले बंद कर दो, क्योंकि आपका पैसा जो हम आपको देते हैं, चाहे वो कोई कंट्री दे दे या फिर कहे कि IMF जैसी संस्था दे दे, अब होता यह है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग वहाँ चली जाती है, मतलब आतंकवादी संगठनों के पास। अब ऊपर से ISI और ये पाकिस्तानी आर्मी भी उसमें से पैसा खा लेती है। अब जो भी हो, लेकिन आए दिन अब सारे कंट्रीज़ या फिर सारी संस्थाएं अब कहने के लिए मजबूर हो चुकी है कि भाई सबसे पहले आप अपना ये जो पूरा तामझाम फैला कर रखा है उसको बंद करो और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दो, तब जाकर कुछ होगा। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। ये कल कुछ कांग्रेशनल मेंबर्स से मिले हैं, मगर ये आसान नहीं होता मिलना। चीजें बैकफायर करती हैं जो की गई। एक तो जब ये इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले तो ये जो ब्रैड शर्मन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश ए मोहम्मद है जिसने डैनियल पर्ल को, जो इन्हीं का कंस्टिट्यूएंट था, कहता है उसने जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, पहले तो उन्हें बैन करो, और फिर जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जो बाकी अकलियतों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदियों के साथ हो रहा है, उसको सही करो और अपना जो है अपना घर पहले सही करो। तो ब्रैड शर्मन वो ये साहब हैं, दिस गाय who Bilawal met. This is this guy Brad Sherman right here, right next to Khurram Dastagir. This guy, old white guy in the middle. ये है ब्रैड शर्मन जिसने बिलावल को मीटिंग करके बातें सुनाई है, और फिर बाद में सिंध पे भी बिलावल को बातें सुनाई है। ये इनकी मीटिंग हुई, मगर फिर सिंध में लोगों को जो उठाया जा रहा है, वाटर राइट्स का जो क्राइसिस है, अगवा किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, सिंध में भी एक ह्यूमन राइट्स क्रैकडाउन चल रहा है, उस पे भी ब्रैड शर्मन ने वॉशिंगटन में बैठ के बिलावल को बातें सुनाई। कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को यह जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। उन्होंने ये बयान दिया कि देरपा अमन की वाहिद जमानत मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही इज नॉट अ सफिशिएंटली सीरियस माइंडेड पर्सन,
और इंडिया में लोग इनको काफ़ी हॉस्टिलिटी से देखते हैं। इस उम्मीद के साथ में कि आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है ये भी शायद किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही ख़त्म होगी, मगर बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम में बीच में छोड़ के चली गई। आपने उनसे एक सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक, बेहतर होता कि मेरी तरह जो उनसे सवाल पूछा गया था वो सिर्फ उसी सवाल का जवाब देती। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया तो वो प्रोग्राम ही छोड़कर चली गई हैं। बड़ा मुझे अब दुख हो रहा है जी। अच्छा होता अगर वो आती, अगर वो किसी रोज़ फिर से आती हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूँगा और बड़े ही सब्र और तहम्मुल प्यार से दूँगा। वो ना सिर्फ़ एक मुझसे उम्र में बड़ी हैं, बल्कि उनका ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, वो भी बहुत बड़ा है। मुझसे ज़्यादा वसी उन्होंने दुनिया देखी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनसे फिर कभी बात हो। बहरहाल उन्होंने जो हिंदुस्तान के हवाले से बात की, मैं एक-एक करके उनके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। मैं एम्बेसडर साहिबा को कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के अवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड होते हैं। नीडलेस टू से कि उनको सेलेक्ट कौन करता है, टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं एम्बेसडर साहिबा को ये भी कहूँगा कि वो बार-बार ये जो कश्मीर के मुतालिक हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की उनकी पॉलिसी है कि या तो आप डायलॉग करें हमारे साथ या फिर जो है यहाँ पे आप तैयार रहें दहशतगर्दी के लिए। क्योंकि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं हो जाता तब तक पीस नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पाकिस्तान कोई जंग करना चाह रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो अगर आप जंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या प्रॉक्सी वॉर करना चाह रहे हैं? दैट सीम्स टू बी द केस बिकॉज दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 35-40 years। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है जब उससे ये रियलाइज हो गया कि हम कश्मीर को जंग के जरिए नहीं ले सकते, तो दहशतगर्दों की एक फौज हिंदुस्तान के ऊपर जो है भेजी गई है सिंस 1990 ऑनवर्ड्स, या अब ये कहें लेट 80s ऑनवर्ड्स। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम वहाँ के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अभी तक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 6 years होने को हैं। अभी तक ऐसा कोई इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया है, इंक्लूडिंग पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ना कि बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ना कि कोई हमने बाहर से कोई वोटर लाके बिठाए हैं। उन्होंने जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को। इनके इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बेहतर होता ये कहती कि जी एक डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की है और बड़ा कामयाब भी रहा उसमें। जब लेट 80s और अर्ली 90s में कश्मीर के जो सन ऑफ द सॉइल कश्मीरी पंडित्स जो वहां पे हजारों सालों से आबाद थे, जब उनको कश्मीर से मार के भगाया गया, कितना कन्वीनियंटली पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जिहाद किया। इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, इफ देयर इज अ रेजीम चेंज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट,
मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। और अगर इजराइल को नहीं रोका जाता और इजराइल ईरान के ऊपर कंप्लीट अपनी मर्जी से रजीम चेंज करवा लेता, गो के अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी रजीम चेंज, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट रजीम चेंज, इजराइल चाहता है रजीम चेंज हो। देखें, बीबी नेतन्याहू की दो बड़ी ख्वाहिशात थी, एक तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया, और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज़ के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहाँ पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहाँ पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस। बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज़्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की ज़रूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान इज सपोर्टिंग डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली टू द इरानियंस। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नाइदर वी कैन अफोर्ड नॉर इट इज़ आवर वॉर, नॉर हमें इस चीज़ का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ। वहाँ से उन्होंने पहुँचना था पाकिस्तान। वहाँ तक भी मामलात यही थे कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो उनका एक अजीम शान किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। उनके करीबी साथियों ने इवन शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहबा को और जो दूसरे गवर्नर और वज़रा आला हैं उन सबको कहा था कि एयरपोर्ट पर जाकर आपको फील्ड मार्शल साहब को रिसीव करना चाहिए। बहुत बड़ी कामयाबी वो समेट कर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग जाने को तैयार थे। नून लीग की लीडरशिप जो है वो थोड़ी हिजान में मुब्तला थी, उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जाने को तैयार थे, गवर्नर्स और दूसरे लोग, तो सब तैयारी हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर तो रिसीविंग करनी थी, बड़े खूबसूरत फूल शूल ख़रीदे गए थे। उसके साथ साथ कौमी सतह के ऊपर जिस तरीके से ईरान अपना इंडिया के साथ जो हमारी झड़प हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से हमने अगले कई हफ्ते, बल्कि अभी तक भी हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर जश्न का समा हमने बर्पा कर दिया था, बहुत सारे इवेंट्स किए थे, नेशनल लेवल का जश्न किया था, फील्ड मार्शल साहब की होर्डिंग्स लग गई थी, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग गए थे। बिल्कुल उसी तरीके से DGISPR साहब ने एक पूरा प्लान मुरतब किया हुआ था कि पहले एयरपोर्ट के ऊपर एक जश्न चरागा होगा, फूल ख़रीद कर दिए जाएंगे, घोड़े नचाए जाएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल सेलिब्रेशंस होंगी। लेकिन इस सारी चीज़ के आड़े आ गया सदर ट्रंप का नोबेल इनाम। जी हाँ, वो ऐसा नोबेल इनाम के लिए हमने उनको नामजद कर दिया कि अब वो हमारे गले पड़। शरीयत में भी ये हुक्म है कि जब कोई रियासत होगी तो ये फैसला तो रियासत करेगी, हुकूमत करेगी कि आँख के बदले आँख होगा, कान के बदले कान होगा। Took the responsibility for this attack, how Pakistan is trying to shut down some of these designated groups. बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूँ
Pakistan Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar has made a U-turn. He has bucked USA's decision to designate Lashkar-e-Taiba or the TRF as a terrorist organization. इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भाग गए वहां से. They have designated TRF. We have no issue. इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था और वहां जाके इसहाक डार ने कोई और स्टेटमेंट दे दिया. ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है. TRF के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे. तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का. मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन हम जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां. बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया. रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है. That's very sad. Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है. इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं. दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन. और हम तो हैरान है देख के इस चीज में. उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है. इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट. नमस्कार दोस्तों, अब जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, जब TRF का नाम आया था, तब पाकिस्तान एक ही स्टांस पर मतलब कि बना हुआ था कि नहीं, TRF नहीं हो सकता, TRF तो ये संगठन है, ये आतंकवादी संगठन नहीं है. लेकिन जब पाकिस्तान के मंत्री जाते हैं US के अंदर और जब वहाँ पर उनके पत्रकार क्वेश्चन करते हैं, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता और वो मान लेते कि हाँ TRF बैन हो चुका है वगैरह वगैरह. अब देखिए, सिचुएशन ये हो जाती है कि फिर उसके बाद ये जो अमेरिकन पत्रकार है, जिनको खास कोई लेना देना है नहीं, वो ब्लंटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कब बंद करोगे ये चीज़ें, कितने सबूत चाहिए भाई आपको सामने, कितनी बार आपको बताया जाएगा कि भाई देखिए यहाँ पर आपके आतंकवादी के सबूत मिले हैं, जहाँ पर ये स्ट्रांगली ये एविडेंस है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ था. लेकिन फिर भी वो यही करेंगे कि भाई नहीं, इंडिया की साजिश है वगैरह वगैरह, इंडिया हमें बदनाम करना चाहता है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, ये लॉबी करते रहते हैं. लेकिन चीज़ें आज नहीं तो कल उनको एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ रही है. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें. TRF के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे. तो ये जो हमें लोग पूरे टाइम एक ताना देते रहते हैं टेररिज्म का, तो क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा हो? देखिए, मुख्तलिफ लेवल्स पे सपोर्ट तो मौजूद है. आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है. और ये एक नई आउटफिट है. इसका अगर आप नाम भी देखें, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है. यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम पर. जैसे अब जैश ए मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं. लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी ज़रा डिफरेंट है. ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और कहते अपने आप को ये है कि हम प्योरली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन ये और इंडिजिनस
पता नहीं किस हद तक हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सपोर्ट इनको हासिल है, इनको फंडिंग होती है और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये 2019 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का एक जो स्टेटस था, जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, उसको ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन। और जनवरी 2023 में इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और अभी जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी कर दिया है। और इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिविजुअल्स के, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और ये सारी पाकिस्तान बेस्ड है। जी आरजू। लेकिन सर इतने मतलब फिर हम बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं और हमारे यहाँ सिर्फ ये एलिगेशंस है, इसलिए कि हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। और आपके ख्याल से इन लोगों को अगर पता है कि FATF में क्यों गए, तो इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? देखिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे पास फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का, कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी इसमें रीजंस हैं। एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है, एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है इसका, कि हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रखा हुआ है ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में और लो कॉस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये बड़ी सूदमंद होती हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ये टूल रहा है अफ़गानिस्तान में भी और कश्मीर में भी। इंडिया को प्रेशराइज़ करने के लिए हमने इनको इस्तेमाल किया, हमने अफ़गानिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया। तो ये हमारी एक कह लें कि एक तरह की जो स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जाए, वो हम करते रहे हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ा फैक्टर है। उसके बाद फिर हमने एक डुअल पॉलिसी इख्तियार की। हमने एक तरफ वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ तो हमने बड़े बड़े एक्शंस लिए, लेकिन वो जो हमारी प्रॉक्सीज़ के तौर पे दूसरे मुल्कों में ऑपरेट करती रहीं, उनको हमने सपोर्ट किया। लेकिन जब उनकी इकॉनमी का हाल भी पाकिस्तान के जैसा या उससे भी बुरा हो जाएगा, तब शायद उनकी अकल ठिकाने आएगी। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है। उन्होंने तो रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का पूरा सोर्स कोड देने के साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाने का ऑफर भी दे दिया है। ये कोई आम ऑफर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सबसे हाईटेक लड़ाकू विमान की तकनीक इतनी आसानी से किसी को नहीं देता। कोई 57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विच इंडिया विल गेट। हमने ये आज़ादी दिलाने में भी आपकी मदद की है और अब इंशाल्लाह आपको आलम इस्लाम की एटमी ताकत बनाने में भी आपके साथ खड़े। आप हमारे साथ शामिल हो जाए, रातों रात आप एटमी और मिसाइल ताकत भी बन जाए। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है। SU-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है। F-35 तो इंडिया अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेजी हैं। उधर देखिए, रूस ने कह दिया SU-57 चाहिए ले जाओ और साथ में पूरा दिमाग भी ले जाओ।
यानी पूरा कंट्रोल अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करो। गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गए। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा। पाकिस्तान की दुर्गति भी इसीलिए हुई क्योंकि वो नफरत और कट्टरपन से भरा हुआ है। बांग्लादेश भी अच्छी खासी तरक्की कर रहा था, लेकिन पिछले कई सालों से वहां भी नफरत का कारोबार तेजी से बढ़ा है। बहुत बुरा है ये तो, मैं तो समझता हूँ कि ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इंडिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचने की ट्राई कर रही थी। 5th जनरेशन फाइटर जेट, और उसमें F-35 US का भी शामिल था, लेकिन उसके बाद हमने उनको मना कर दिया। अब ये बात हो रही है कि भाई अगर हम Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट रसिया से परचेज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। मतलब नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ होगा कि भाई इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरर हो गए, हम वहाँ से परचेज़ करेंगे, सिर्फ ऐसी बात नहीं है। ऊपर से बात ये भी होगी कि जो टेक्नोलॉजी है, मतलब क्या बनाया है, कैसे बनाया है, और आप भी अगर उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ बनाना चाहते हैं तो सारी टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अंदरूनी जो डिटेल कोडिंग होती है ना, वो हमें पूरी मिलेगी, और उससे बेनिफिट ये होगा कि हम उससे इंस्पायर होकर हमारा कुछ बना सकते हैं। वो जो एक लड़त है ना कि भाई हम फाइटर जेट खुद का नहीं बना पा रहे, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों बहुत बिग न्यूज के साथ ही हाजिर हो चुकी है। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गए। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेंगे और क्विक डिलीवरी को भी उन्होंने अश्योर किया है इंडिया को। लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की, या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। खित्ते के अंदर मिलिट्री बैलेंस रखने के लिए हम अगर चाइना सपोर्ट करता है तो इंडिया को या किसी भी कंट्री को साथ उनके जो रिलेशन जिस कंट्री के साथ अच्छे होंगे वो कंट्री सपोर्ट करेगी। ठीक है। इंडिया को जिस तरह अब रशिया सपोर्ट कर रहा है, अगर रशिया ना सपोर्ट करे तो उन्हें अमेरिका US सपोर्ट करेगा। Exactly, yes, सही है। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहते हैं तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। जिस कंट्री को आप ऊपर देखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर वार नहीं होनी चाहिए। वार से मुल्क के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल, बिजनेस क्राइसिस पैदा होते हैं, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है इसके अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी इकॉनमी इस वक्त 2 to 3 ट्रिलियन USD के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। एज ए इकनॉमिक स्टूडेंट्स हम इस बात को बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग के अंदर इस वक्त $1.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं जिनको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे और हमें इनको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए और मुल्कों के आपस के अंदर बाहमी सूरत। आपने बोला कि जो मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ट्रेड करने की, उसको वार की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आता है तो वहाँ पे अमेरिका, रशिया, इंडिया को दे देता है। तो जो मिलिट्री बैलेंस है रीजन के अंदर वो मेंटेन रहता है और ये मेंटेन रहना भी चाहिए, ताकि अगर इंडिया के पास 5th और हमारे पास नहीं है तो इंडिया हो सकता है कि हम पे 5th जनरेशन से अटैक कर दे। बाकी आपको पता है कि Su-57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफर कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो
दैट इज़ मच बेटर कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं, और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 है एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस, और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है, और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से, किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। थोड़ा वक्त इस सेंस में है कि रशिया इस वक्त तो इंडिया के करीब है, सो क्या हमें किस साइड पे जाना चाहिए?